नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आधिकारिक आदेश आज जारी कर दिया। इसके बाद भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। यह आदेश कल से लागू होगा। इस फैसले का कारण भारत का रशिया से तेल खरीदना बताया गया है। ये टैरिफ बढ़ोतरी उस समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पहले ही काफी तनावपूर्ण स्थिति में है। अगस्त 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और अब इसे दुगना कर दिया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इंडिया का रशिया से $52 अरब का तेल इंपोर्ट रशिया की वॉर मशीनरी को आर्थिक सहायता देता है। भारत ने इस कदम को अनुचित और अतार्किक करार दिया है, ये तर्क देते हुए कि कई और देश जैसे चाइना और टर्की भी रूस से तेल खरीदते हैं, लेकिन निशाना सिर्फ भारत को बनाया गया है। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां 2024 में $87 अरब का एक्सपोर्ट हुआ। इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.2 से 0.5% की कमी आ सकती है। खासकर छोटे और मंझले उद्यमों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण और झींगे के निर्यात पर भारी दबाव पड़ेगा। झींगे का निर्यात जो $2 अरब का है, अब 58.26% टैरिफ का सामना करेगा, जिससे इसकी कम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। हालांकि दवाइयां, सेमीकंडक्टर और एनर्जी जैसे क्षेत्रों को छूट दी गई है, जो भारत के लिए कुछ राहत की बात है। भारत सरकार ने तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने से परहेज किया है और कूटनीतिक रास्ता चुना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अगस्त में होने वाली व्यापार वार्ताओं में निष्पक्ष समझौतों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। इंडस्ट्री सेक्टर के लीडर्स जैसे आनंद महिंद्रा ने वैकल्पिक बाजारों की तलाश और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की वकालत की है। ये कदम केवल भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया गया है, जबकि वियतनाम और फिलीपींस पर 20 और चीन पर 30% टैरिफ है। लेकिन ये फैसला वैश्विक व्यापार में एक नए तनाव की शुरुआत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टैरिफ युद्ध भारत को रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आयकर विभाग की नज़र सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एफ&ओ ट्रेडर्स सहित और कई लोगों पर है। इन लोगों से टैक्स वसूली के लिए अब आईटी डिपार्टमेंट ने बदलाव करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न 3 में 5 नए प्रोफेशनल कोड्स को शामिल किया है। इन लोगों को ITR 3 भरना होगा और इसमें अपनी इनकम भी बतानी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न यूटिलिटीज के अंतर्गत 16021 नाम का नया कोड दिया है। ये उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो प्रमोशन, प्रोडक्ट्स के विज्ञापन और डिजिटल कंटेंट के जरिए कमाई करते हैं। इस कोड को ITR 3 और ITR 4 दोनों में प्रोफेशनल कैटेगरी के अंतर्गत देखा जा सकता है। बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनी NTPC अगले महीने राजस्थान के बांसवाड़ा में अपनी 2800 मेगावाट क्षमता वाली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेगी। ये कदम कंपनी के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है। परियोजना में 4 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होंगे, जिनमें से हर एक की क्षमता 700 मेगावाट होगी। NTPC के चेयरमैन और MD गुरदीप सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य 2047 तक 30 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता जोड़ने का है। NPCIL के साथ मिलकर चल रही इस परियोजना की आधारशिला अगले महीने रखी जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत नजदीक है। NTPC परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ मौजूदा ज्वाइंट वेंचर के तहत चलती हैं।
इसे अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड कहा जाता है। माही बांसवाड़ा परियोजना इस ज्वाइंट वेंचर के तहत स्थापित की जा रही है, जिसमें एनटीपीसी की हिस्सेदारी 49% है। राजस्थान परियोजना की पहली यूनिट 2031 में चालू करने की योजना है और पूरा प्लांट 2036 तक शुरू हो जाएगा। फिलहाल भारत में 8,800 मेगावाट स्थापित परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, जिसे 2047 तक 2 लाख मेगावाट तक बढ़ाने की योजना है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। पिछले 3 सालों में दुनिया भर की कंपनियों ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स में 30 से 40 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT की एक नई स्टडी के मुताबिक इनमें से 95% कंपनियों को AI टूल्स अपनाने से कोई खास फायदा नहीं हुआ। द डेली अड्डा की रिपोर्ट में इस स्टडी के हवाले से बताया गया कि ज्यादातर कंपनियों की कमाई या मुनाफे पर AI का कोई असर नहीं पड़ा। दुनिया भर में कंपनियों ने ChatGPT, कोपायलट AI और दूसरे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स को आजमाने में तेजी दिखाई, लेकिन सर्वे बताते हैं कि 80% से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने इन टूल्स को टेस्ट किया या छोटे स्तर पर इस्तेमाल शुरू किया। करीब 40% कंपनियों ने इन्हें किसी न किसी रूप में लागू किया, लेकिन स्टडी में सामने आया कि ज्यादातर मामलों में ये टूल्स सिर्फ कर्मचारियों के काम को तेज करने में मदद कर रहे हैं, न कि कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने में। AI को लेकर एक बड़ा डर ये था कि ये लोगों की नौकरियां छीन लेगा, लेकिन MIT की स्टडी इस डर को थोड़ा कम करती है। स्टडी में कहा गया है कि फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने की आशंका नहीं है। इसकी बजाय ये टूल्स कंपनियों के बाहरी खर्चे जैसे आउटसोर्सिंग को कम करने में ज्यादा असरदार हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निवेशकों और कंपनी मालिकों में AI को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन इसकी प्रगति उम्मीद से थोड़ी धीमी है। कंपनियों को AI को एक सीमित टूल की तरह देखना चाहिए, न कि मुनाफे की गारंटी देने वाले जादू के डिब्बे की तरह। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत के प्रति रुझान पिछले कुछ हफ्तों में तेजी से बदला है। इंडिया सेंट्रिक इक्विटी फंड्स में निवेशक भारी मात्रा में पैसा निकाल रहे हैं, जबकि चीन और हांगकांग के फंड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इलेरा कैपिटल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों में भारत केंद्रित फंड से 1.8 अरब डॉलर की निकासी हुई, जो जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर चीन के फंड्स में 3 अरब डॉलर और हांगकांग के फंड्स में 4.5 अरब डॉलर का निवेश आया। ये बदलाव इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के रुझान में बड़ा उलटफेर है, जो 2023 से 2024 तक भारत के पक्ष में था। रिपोर्ट के अनुसार ये बदलाव अक्टूबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद शुरू हुआ। तब से भारत से 3.7 अरब डॉलर निकाले जा चुके हैं, जबकि चीन में 5.4 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यह स्थिति मार्च 2024 से सितंबर 2024 के बीच की तस्वीर से बिल्कुल उल्टी है, जब भारत में 29 अरब डॉलर का निवेश आया था और चीन से 26 अरब डॉलर की निकासी हुई थी। हाल की 1 अरब डॉलर की निकासी में से 1 अरब डॉलर ETF से और 770 मिलियन डॉलर एक्टिव फंड से निकाले गए। अप्रैल में ट्रंप के टैरिफ से जुड़े डर के बाद आए निवेश ज्यादातर ETF में केंद्रित थे, लेकिन अक्टूबर से लॉन्ग ओनली फंड्स पर लगातार निकासी का दबाव बना हुआ है। बड़े ग्लोबल फंड्स जैसे विजडमिट्री, इन्वेस्को, श्रोडर, अमुंडी और फ्रैंकलिन इंडिया से भारी बिकवाली देखी गई, खासकर लार्ज कैप सेंट्रिक स्ट्रेटेजीज में। हालांकि घरेलू फंड्स की मजबूत खरीदारी ने इस बिकवाली के असर को कुछ हद तक कम भी किया है। पॉलिसी सपोर्ट और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार से इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई के महीने में 93.21% बढ़कर 15,528 यूनिट्स तक पहुंच गई। एक साल पहले इसी दौरान 8,037 ई-व्हीकल्स बिके थे। इस कुल बिक्री में टाटा मोटर्स का योगदान सबसे ज्यादा है। इस साल फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 6,047 ई-व्हीकल्स की बिक्री के साथ टाटा मोटर्स सबसे आगे रहा। ये संख्या पिछले साल जुलाई से 18% ज्यादा है। दूसरे स्थान पर काबिज MG मोटर इंडिया ने 5,089 ई-व्हीकल्स बेचे, जो सालाना आधार पर 214% की वृद्धि है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने E2 व्हीलर्स की बिक्री में 4.35% की कमी आई और ये 1,02,973 यूनिट्स रह गई। जुलाई 2024 में 1,07,655 E2 व्हीलर्स की बिक्री हुई थी। इस सेगमेंट में TVS मोटर कंपनी 22,256 यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ सबसे आगे रही। अब बात E3 व्हीलर्स की।
इस सेगमेंट की बिक्री 9% बढ़ी है और 69,146 यूनिट्स की बिक्री हुई। पिछले साल ये संख्या 63,675 थी। महिंद्रा ग्रुप की 9,766 यूनिट के रजिस्ट्रेशन के साथ इस मामले में पहल बनी हुई है। ई कॉमर्स व्हीकल्स की खुदरा बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी 52% है और इसकी कुल 1,244 यूनिट्स की बिक्री हुई। भारतीय शेयर बाजारों ने अप्रैल को छोड़कर चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक नए इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन में काफी बढ़ोतरी की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टर्स की वृद्धि दर पॉजिटिव बनी हुई है और नए रजिस्ट्रेशन में लगातार 3 महीने तक डबल डिजिट में ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है। अप्रैल से जुलाई के दौरान नए इन्वेस्टर्स की औसत मासिक संख्या 12,40,000 रही। यह आंकड़ा पिछले साल से काफी कम है, जब औसतन हर महीने 19,80,000 नए निवेशक जुड़ रहे थे। निवेशकों की वृद्धि में इस सुस्ती का कारण ग्लोबल सिचुएशन को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। भारत ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोस्ट डायनेमिक ग्रोथ रेट वाले सेक्टर्स में से एक के रूप में उभर रहा है। जेफरीज इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश का CRDMO रेवेन्यू करीब $3 अरब तक पहुंच गया है। ये पिछले 5 सालों में 14% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इसमें बताया गया है कि भारत के CRDMO इंडस्ट्री ने वैश्विक निवेशकों को अट्रैक्ट किया है और इसका बाजार पूंजीकरण 40 से 50 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि कोविड-19 ने अस्थायी रूप से इस मांग को कम किया था, लेकिन अब भविष्य मजबूत दिखाई दे रहा है। जेफरीज का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में सालाना वृद्धि दर 18% तक रह सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.